हेलो गाइस, रिकॉग्निशन के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं और आईपी स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही यूज़फुल चैनल है। आईपी का सिलेबस जो है उसका 3rd यूनिट है रिकॉग्निशन, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। रिकॉग्निशन होता क्या है? जब कोई स्टेट इंटरनेशनल लॉ को एंजॉय करना चाहता है, उसके राइट्स और बेनिफिट को एंजॉय करना चाहता है, तो उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी का पार्ट बनना पड़ता है। अब वो पार्ट कैसे बनेगा? उसके लिए जो एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं वो उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे एज अ स्टेट। रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट की फॉर्मल डेफिनेशन क्या है? ये कहता है जब एग्जिस्टिंग स्टेट जो हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के, वो न्यू स्टेट को एक्नॉलेज कर देते हैं एज अ इंटरनेशनल पर्सनैलिटी, उसी को रिकॉग्निशन कहा जाता है। अब बात करते हैं असेंशियल फॉर रिकॉग्निशन एज अ स्टेट। पहला है परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए उस स्टेट की। दूसरा है डेफिनाइट टेरिटरी होनी चाहिए, एक पूरी टेरिटरी पे उसका कंट्रोल होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है उस स्टेट की एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट होनी चाहिए। चौथा है कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशन विद अदर स्टेट्स, अदर स्टेट के साथ वो रिलेशंस बना सकता है, उसके साथ ट्रीटी साइन कर सकता है, ऐसी कैपेसिटी। अब लीगल इफ़ेक्ट क्या होते हैं रिकॉग्निशन के? पहला है डिप्लोमेटिक रिलेशन बन सकते हैं दूसरी कंट्री के साथ। दूसरा है ट्रीटी साइन हो सकती है। तीसरा है प्रिविलेजेस ऑफ इंटरनेशनल स्टेटहुड, जो भी स्टेटहुड इंटरनेशनल स्टेटहुड के प्रिविलेजेस होते हैं वो एंजॉय कर सकते हैं। स्टेट सक्सेशन मिल सकती है, राइट टू सू एंड राइट टू बी स्यूड। और लास्ट है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर भी बना जा सकता है। रिकॉग्निशन 2 थ्योरी पे बेस है। पहला है कंस्ट्रक्टिव थ्योरी, दूसरा डेक्लरेटरी थ्योरी। ये थ्योरी ये कहती है अगर कोई एंटिटी स्टेट के सारे करेक्टर प्ले कर रही है फिर भी उसको इंटरनेशनल पर्सन नहीं काउंट किया जाएगा और ना ही उसको कोई इंटरनेशनल लॉ के प्रिविलेजेस और राइट्स मिलेंगे। अगर कोई स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करता। स्टेट तो वो रहेगा पर उसको उसके राइट्स और प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे। इसके क्रिटिसिज्म है। पहला है अगर किसी स्टेट को इंटरनेशनल लॉ के राइट और प्रिविलेजेस ही नहीं मिलेंगे तो फ़ायदा क्या उसका स्टेट बनने का। दूसरा है कि कन्फ्यूजन हो जाती है स्टेट्स के बीच में कि भाई ये स्टेट रिकॉग्नाइज हुआ भी है कि नहीं हुआ, क्योंकि उसको स्टेट तो बोला ही जा रहा है ना। डिक्लेरेटरी थ्योरी कहती है कि नई स्टेट की एग्जिस्टेंस एग्जिस्टिंग स्टेट की रिकॉग्निशन से डिपेंड नहीं करेगी। Even before recognition by other state, the new state has the right to defend its integrity and independence under international law. International law के अंडर कोई भी स्टेट अपनी इंटीग्रिटी और अपनी इंडिपेंडेंस को डिफेंड कर सकता है। इस थ्योरी के क्रिटिसिज्म क्या है कि ये थ्योरी अकेले एप्लीकेबल नहीं होगी, इसके साथ साथ कॉन्जिक्यूटिव थ्योरी को भी अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जब एक स्टेट के पास असेंशियल करेक्टर आते हैं एग्जिस्टिंग स्टेट के तो वो इंटरनेशनल राइट और ऑब्लिगेशन को एक्सरसाइज करता है, तब उस पर डेक्लरेटरी थ्योरी अप्लाई हो जाती है। पर जब अदर स्टेट एक्नॉलेज करते हैं उसकी एग्जिस्टेंस को तब उसकी कॉन्जिक्यूटिव थ्योरी को अप्लाई करना पड़ेगा, इसीलिए ये थ्योरी भी फेल हो जाती है। मोड्स ऑफ रिकॉग्निशन में आते हैं डी फैक्टो और डी जूरे रिकॉग्निशन। डी फैक्टो रिकॉग्निशन एक टेम्परेरी और फैक्चुअल रिकॉग्निशन होता है स्टेट का, जो कि कंडीशनल भी हो सकता है और विदाउट एनी कंडीशन भी हो सकता है। डी फैक्टो रिकॉग्निशन ग्रांट होता है जब कोई नया स्टेट जिसके पास सफिशिएंट टेरिटरी भी है और उस पर कंट्रोल भी है, पर एग्जिस्टिंग स्टेट को ऐसा लगता है कि उसके पास इनफ स्टेबिलिटी नहीं है और अनसेटल इशू है, तब वो उसको डी फैक्टो रिकॉग्निशन ग्रांट कर देता है। इसको एज अ टेस्ट ऑफ कंट्रोल फॉर न्यूली फॉर्म्ड स्टेट भी कंसीडर किया जा सकता है। वो स्टेट जिनके पास डी फैक्टो रिकॉग्निशन है वो यूनाइटेड नेशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। जब कोई स्टेट सारे एसेंशियल कैरेक्टर ऑफ अ न्यू स्टेट फुलफिल कर देता है तब उसको डी जूरे रिकॉग्निशन प्रोवाइड किया जाता है बाय द एग्जिस्टिंग स्टेट। डी जूरे रिकॉग्निशन कैन बी ग्रांटेड ईदर विद और विदाउट ग्रांटिंग डी फैक्टो रिकॉग्निशन। जब न्यूली फॉर्म्ड स्टेट परमानेंट स्टेबिलिटी और स्टेटहुड एक्वायर कर लेती है तब उसको डी जूरे रिकॉग्निशन प्रोवाइड किया जाता है। डी जूरे रिकॉग्निशन किसी भी स्टेट को एक सॉवरेन स्टेट बना देता है। कुछ एग्जाम्पल है डी फैक्टो और डी जूरे रिकॉग्निशन।
सोवियत यूनियन स्टेब्लिश हुआ था 1917 में। 1921 में यूके की गवर्नमेंट ने उसको डी फैक्टो बोल दिया और उसका डी फैक्टो क्लियर नहीं हुआ था, मतलब वो डी जूरे नहीं बना था 1924। सेकेंड एग्जाम्पल में बांग्लादेश स्टेब्लिश हुआ था मार्च 1971 में। इंडिया और भूटान ने उसको 9 महीने बाद ही रिकॉग्नाइज कर दिया था, पर यूएस ने उसको रिकॉग्निशन 1972 में अप्रैल में दी। डिफरेंस है डी फैक्टो और डी जूरे रिकॉग्निशन में। डी फैक्टो प्रोविजनल एंड फैक्चुअल रिकॉग्निशन है और डी जूरे लीगल रिकॉग्निशन है। जब असेंशियल कंडीशन ऑफ स्टेटहुड फुलफिल होती है डी फैक्टो तब ग्रांट होता है, और डी जूरे ग्रांट होता है जब असेंशियल कंडीशन ऑफ स्टेटहुड एंड सफिशिएंट कंट्रोल एंड परमानेंसी भी फुलफिल होती है। De facto recognition is a primary step towards de jure recognition. De jure recognition can be granted with or without de facto recognition. De facto can be conditional or non-conditional. De jure is final and non-conditional. De facto is revocable. De jure is non-revocable. De facto have few rights and obligation. De jure have all the rights and obligation against other state. डी फैक्टो में स्टेट सक्सेशन नहीं मिलता, डी जूरे में स्टेट सक्सेशन मिल जाता। डी फैक्टो में डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी इंजॉय नहीं कर सकते, डी जूरे में डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी इंजॉय कर सकते। फॉर्म्स ऑफ रिकॉग्निशन, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड रिकॉग्निशन। वैसे तो इसमें प्री मैच्योर और कंडीशनल भी हैं, पर वो अब एग्जिस्टेंस में नहीं है। एक्सप्रेस रिकॉग्निशन होती है जब एग्जिस्टिंग स्टेट न्यू स्टेट को ऑफिशियल डिक्लेरेशन के थ्रू रिकॉग्नाइज करते हैं, और एक्सप्रेस रिकॉग्निशन को डी जूरे रिकॉग्निशन भी माना जाता है। इम्प्लाइड रिकॉग्निशन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन ग्रांट नहीं होता, लेकिन वो इंटरनेशनल पर्सन बन जाता है, उसके पास सारे राइट्स आ जाते हैं। कंडीशनल रिकॉग्निशन होता है जब किसी स्टेट के रिकॉग्निशन के साथ कोई कंडीशन अटैच कर दी जाती है। कंडीशन क्या क्या होती है? रिलीजियस फ्रीडम, द रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट एक्सेट्रा, ये सारी कंडीशन होती है। अब इसकी क्रिटिसिज्म है कि भाई वो लीगल प्रोसीजर है रिकॉग्निशन, उसके साथ कोई कंडीशन अटैच नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अगर कोई स्टेट वो कंडीशन फुलफ़िल नहीं कर पाता है तो भी उसकी रिकॉग्निशन वैलिड ही होगी। अरे जब वो कंडीशन ही फुलफ़िल नहीं कर पा रहा तो उसकी कंडीशनल रिकॉग्निशन का फ़ायदा क्या है? उसको डी जूरे ही बना दो। जब किसी स्टेट को डी फैक्टो रिकॉग्निशन मिल जाता है और वो अपनी एसेंशियल कंडीशन फुलफ़िल करने में फ़ेल हो जाता है, तब वो अपनी रिकॉग्निशन को विड्रॉ कर सकता है बाय कम्युनिकेटिंग विद द अथॉरिटी ऑफ द रिकॉग्नाइज स्टेट, और पब्लिक स्टेटमेंट देकर भी वो विड्रॉ करवा सकता है। विड्रॉल ऑफ डी जूरे रिकॉग्निशन, जब कोई स्टेट अपनी एसेंशियल कंडीशन या करेक्टर लूज़ करने लगता है तब उसको विड्रॉ कर लिया जाता है उसकी रिकॉग्निशन को। ये बाय एक्सप्रेस और बाय ऑफिशियल स्टेटमेंट के थ्रू ही विड्रॉ किया जाता है। रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट, वैसे तो गवर्नमेंट हमेशा टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, उसमें रिकॉग्निशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर जब गवर्नमेंट रिवॉल्यूशन के थ्रू चेंज होती है तो उसमें रिकॉग्निशन कराना ज़रूरी है। अब गवर्नमेंट का रिकॉग्निशन होने के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो उसके पास सफिशिएंट कंट्रोल होना चाहिए, और दूसरा न्यू गवर्नमेंट जो है इंटरनेशनल ड्यूटी और ऑब्लिगेशन फुलफ़िल करने के लिए विलिंग होनी चाहिए। जब एग्जिस्टिंग स्टेट सेटिस्फाई होते हैं कि न्यू गवर्नमेंट जो कि रिवॉल्यूशन की वजह से चेंज हुई है वो ऑल द कंडीशन फुलफ़िल कर सकती है, तब वो उसको रिकॉग्नाइज स्टेट घोषित कर देते हैं।